हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज लेकर आए हैं हम डायमेंशन का लेक्चर नंबर 02। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि डायमेंशन की क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, परंतु इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन होती क्या है और इसे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इससे जानने के लिए या तो आप सर्च कर लीजिए कि डायमेंशन 01 फिजिक्स अप्रोच। ठीक है, या इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, और कोटा से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अहमद नागर, और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशंस। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस को शुरू करते हैं, पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिकली कि डायमेंशन होती क्या है। ठीक है, तो डायमेंशन में हमने 01 लेक्चर में देखा था कि डायमेंशन क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल फिजिक्स की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसके रूप में रिप्रेजेंट करना, पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट करने को ही क्या कहते हैं, हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2। वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होती है, जो कि वेलोसिटी क्या होता है कि लेंथ अपॉन टाइम होता है या x अपॉन टी होता है, तो उसे हम क्या लिख देते हैं, L1 T-1। इस प्रकार से हम किसी भी डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं कि उसे किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, एम एल टी और करंट, मोल, सब्सटेंस, टेम्परेचर, ये सब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इनकी पार्ट्स के रूप में, जैसे ये 1 लगाया, 2 लगाया, -2 लगाया, तो ये क्या है, इनकी पार्ट्स है। ठीक है, तो इनकी पार्ट्स के रूप में हमने फोर्स को डिफाइन किया है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पार्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 01 लेक्चर में। अब हम बात करेंगे कि इन जो डायमेंशन है उनका हम कैसे कैसे एप्लीकेशन करते हैं या उनका हम कैसे कैसे उपयोग करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है कि इससे हम चेक करते हैं कि किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए, ठीक है, कि कोई भी फिजिकल रिलेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि टू चेक डायमेंशनली। चेक भी कैसे होगा, क्योंकि हम डायमेंशन के थ्रू चेक करें तो डायमेंशनली रूप से करेक्ट है या नहीं है, और बाकी हम कोई बात नहीं करेंगे। हो सकता है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा कोफिशिएंट लगाना हो जो कि कोफिशिएंट हो पर उसकी डायमेंशन लेस कोफिशिएंट हो, तो वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि डायमेंशनली रूप से वो इक्वेशन या फिजिकल रिलेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, डायमेंशनल correctness of given physical quantity, quantity। ठीक है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या करेंगे, डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऐसा रिलेशन देखते हैं कि जो हमें पता हो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम लेंगे कि जैसे क्या लें। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, अब मैंने बताया ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर v है वेलोसिटी, जो कि क्या हो जाता है x अपॉन टी। u भी क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जो भी क्या हो जाएगा x नॉट अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी। a क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, जो कि क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज है, तो डेल्टा v अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L1 T-1। ठीक है, डायमेंशन लिख लेते हैं इनकी पहले। ठीक है, और u भी क्या है, वेलोसिटी है, तो ये भी क्या हो गया, L1 T-1। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है,
वेलोसिटी में चेंज है तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी L1 t-1, ठीक है, और अपॉन में क्या है T1, ठीक है। तो T ऊपर चला जाएगा। पार्स के रूल्स तो हम जानते हैं ना, तो उसी के बारे में बात करेंगे। पता लगा आपको पार्स में ही प्रॉब्लम हो रही है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, कि T की पावर 1 थी, ऊपर चली गई तो माइनस हो गई, ठीक है, और ऐड हो गई। हम जानते हैं ना यार, A की पावर 1 है, ठीक है, m n से बताते हैं, n की पावर a है और n की ही पावर b है, ठीक है। तो ऊपर चला जाता है तो माइनस हो जाता है ना, ये a माइनस b, ठीक है ना। ये तो पार्ट्स के रूल्स तो सेम लगेंगे, ठीक है, वही रूल लग रहे हैं, ठीक है, कि a माइनस b हो गया। और ये भी पता है ना, a गुणा a की पावर b हो तो क्या हो जाता है n बराबर a प्लस b, ठीक है। ये पार्ट्स के बेसिक रूल है जो हमने बात करें। तो इससे हमने क्या किया कि वेलोसिटी में चेंज हुआ टाइम पर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो एल टी माइनस 1 अपॉन टी, टी की पावर ऊपर गई तो माइनस की हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये बेसिक रूल है जो हम शुरुआत में जानते हैं, 8th 9th में 7th में भी जानने लग गए, तो ठीक है। और टी की क्या है, टी की डायमेंशन क्या है, टाइम की डायमेंशन है T1, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें वैल्यूज रखें कि वैल्यू v की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्या करेंगे हम, किसी भी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना चाहते हैं किसी भी फिजिकल रिलेशन का लिए, तो हम क्या करेंगे, LHS की अलग डायमेंशन निकालेंगे और RHS की अलग डायमेंशन निकालेंगे। और यदि दोनों की डायमेंशन सेम हो जाती है तो हम क्या बोल देंगे कि वो डायमेंशनली रूप से करेक्ट है, ठीक है। तो v वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी LT-1, ठीक है, LT-1, ठीक है। और RHS की क्या हो जाएगी, RHS में हम देखते हैं कि u की डायमेंशन क्या हो जाएगी LT-1, ठीक है, और प्लस है, ठीक है। और उसके बाद में जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसे को मिटा देते हैं, ठीक है। उसके पास में जुड़ा हुआ है a की डायमेंशन क्या हो जाएगी LT-2, ठीक है। अभी ये देखिए हमने a की डायमेंशन थी ये, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय T1, ठीक है। तो LHS की भी डायमेंशन क्या होगी L-1, ठीक है, और इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी LT-1 माइनस पावर 2a प्लस 1 हो जाएगी, तो जुड़ जाएगी ना डायमेंशन, ठीक है। और LT-1, ठीक है, ये क्या हो गया LT-1, ठीक है। और 01 लेक्चर में हमने क्या देखा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या होता है कि यदि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में प्लस है या माइनस है तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर भी LHS में भी क्या है L1T-1 है, ठीक है, L1T-1 है, ठीक है, L1T-1 है, और उसी के बराबर में क्या है L-T-1 है और L-T-1 है, यानी कि LHS में भी वेलोसिटी की डायमेंशन है और RHS में भी वेलोसिटी की ही डायमेंशन है, भले से वो दोनों एड हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, डायमेंशनली रूप से दोनों करेक्ट है क्योंकि दोनों ही क्या है वेलोसिटी की, दोनों साइड में क्या है वेलोसिटी की डायमेंशन है, ठीक है। एक तो हमने देख लिया कि v बराबर u प्लस AT से दोनों की डायमेंशन हो गई से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक हम इक्वेशन देखते हैं कि एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि E बराबर mc² हम सभी जानते हैं, E बराबर आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन है E बराबर mc², ठीक है। तो E बराबर यहाँ पर क्या है एनर्जी है, और एनर्जी क्या होता है वर्क होता है, और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, वर्क की डायमेंशन होती है, एनर्जी लिखो, एनर्जी या वर्क की डायमेंशन लिखते हैं हम, वर्क की डायमेंशन क्या होती है m1 L2 T-2। सॉरी याद करनी पड़ेगा, अरे नहीं बाबा, ठीक है, फोर्स की याद कर लो फिर बाकी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फोर्स की हमने याद कर ली, फोर्स की क्या होती है m1 L1 T-2, ठीक है, फोर्स की याद कर ली हमने, ठीक है।
और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होती है। तो हम क्या लिख देंगे कि m1 L1 t-2 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा ये क्या, L1, ठीक है। तो इसमें जुड़ जाएगी पावर। पावर के रूल्स तो पता है ना कि L की पावर 1 है, L की पावर 1 है, तो L की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम बेस है तो पावर्स क्या जो हो जाती है, जुड़ जाती है ना, ठीक है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, m1 L2 t-2। तो E की इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। E की डायमेंशन हमारे पास आ गई। तो LHS में हम क्या देख लेंगे, LHS की डायमेंशन है m1 L2 t-2, ठीक है। m1 L2 t-2, ठीक है। और RHS में हम क्या देखते हैं कि ये RHS है, और RHS में हम देखते हैं कि एक तो है मास की डायमेंशन, तो mc² है, mc² है ना, तो m की क्या हो जाएगी m1, ठीक है। और c क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L-t-1, ठीक है। c क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो c वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L-t-1, तो L-t-1, और उसके ऊपर पावर क्या है, c की पावर 2 है, तो c की पावर 2 है। एक c का मतलब है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, L-t-1, L-t-1 उसकी होल पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं हम, m L2 t-2, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया ना, अरे पावर्स के बेसिक रूल है ना कि अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक के ऊपर पावर आ जाएगी, तो वही तो क्या है, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन सेम है। इसका मतलब है कि E बराबर mc² डायमेंशनली रूप से क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो एक ये भी हो गया है कि E बराबर mc² डायमेंशनली रूप से करेक्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक और देखते हैं हम, ठीक है। एक हम देख लेते हैं, यार ये मार्कर पता नहीं क्या कर रही है, ठीक है। हम देखते हैं कि F बराबर होता है m v की पावर 2 अपॉन r की पावर 2, ठीक है। m v की पावर 2 और r की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे F क्या है, फोर्स है। तो फोर्स की तो हम जानते हैं भाई, ये LHS है, ये LHS है और LHS है, और इसकी डायमेंशन है फोर्स की m1 L1 t-2, ठीक है, ठीक है। LHS की तो हमें पता लगे। मास m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L1 t-1, ठीक है। v वेलोसिटी, r क्या है, डिस्टेंस है, कोई भी लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस होती है, तो r क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो इसकी RHS की हम डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं, RHS, ठीक है। तो m की डायमेंशन हो जाएगी m1, ठीक है। v की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L-t-1, और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। और अपॉन में क्या है, L1, और उसकी होल पावर क्या है, 2, ठीक है। होल पावर 2 है ना, r की पावर 2 है, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1, ठीक है, m1, ठीक है। और l की पावर 2 है, l की पावर 2 है, तो l की पावर 2 से l की पावर 2 कट जाएगा ना, अरे भाई कट जाएगा ना, देख लो भाई यार कि ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। मैं करूं m1, ठीक है, L2 t-2, और ये अपॉन हो गया L2, तो L2 से L2 कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया, t की पावर -2, t की पावर -2 बच गया, ठीक है। और क्या हो गया, ये RHS था, ठीक है। और LHS में क्या है, m1 L1 t-2, और RHS में क्या आया, m1 L-2, ओए देखो ओए, m1 L1 t-2, RHS में क्या है, m1 t-2, तो ये तो गलत हो गई ना,
ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन गलत है। जो फिजिकल रिलेशन हमने लिखा F बराबर mv स्क्वायर बाई r2, ये तो इक्वेशन डायमेंशनल रूप से करेक्ट ही नहीं है। अगर डायमेंशनली रूप से करेक्ट नहीं है तो और तो करेक्ट होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि डायमेंशनली रूप से ये जो रिलेशन हमने लिखा है F बराबर एम वी की पावर 2 अपॉन r की पावर 2, ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत हो गया भाई, ठीक है, ठीक है। और एक और रिलेशन हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, गलत वाले को भी मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं गलत वाला, F बराबर एम वी की पावर 2 r की पावर 2, जो कि क्या है, गलत है। यार ये मार्कर बड़ा परेशान कर रहा है, हाय हाय, ऐसे ना करे यार। डालेंगे तेरे को, इंक डालेंगे यार, फिर वो पिलानी पड़ेगी यार, पहले पिलानी पड़ेगी क्या, 1 मिनट रुक जा बस, पिलाएंगे तेरे को, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो t है, ठीक है, और वो 2 पाई, ठीक है, 2 पाई वर्गमूल g अपॉन एल है। अरे वाह, इसमें तो इंक आ गई, ठीक है, g अपॉन एल है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो t तो क्या है, LHS है, और अरे यार ये तो बढ़िया हुआ, ठीक है, LHS है तो टाइम की डायमेंशन आ जाएगी t1, ठीक है, LHS की डायमेंशन सीधी आ गई। l क्या है यहाँ पर, l तो क्या है, लेंथ है, तो l लेंथ आ गए, ठीक है। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी। कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, डायमेंशन तो एक्सेलरेशन की आएगी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, L(t-2), L1(t-2), ठीक है। अरे भाई एक्सेलरेशन की तो पता है ना, नहीं है क्या, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। v की क्या है, L1(t-1), और t की क्या है, t1। ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, L(t-2) हो जाएगा ना, ठीक है ना। अरे यार तुम ऐसे मत सोचा करो यार, ये बता ही नहीं रहे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो ये RHS है, ये 2 पाई की तो डायमेंशन नहीं होगी ना, होगी, ये तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट की डायमेंशन, मैथमेटिकल कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है ना, कि थीटा हुआ, थीटा तो दूसरी क्वांटिटी है हालांकि, बट उसकी भी डायमेंशन नहीं होती ना। और cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा लोग और किसी भी मैथमेटिकल की डायमेंशन नहीं होती ना, तो इसकी 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो वर्गमूल में लिख देंगे ना हम, RHS में सीधा ले लेते हैं, वर्गमूल में g की पावर, g की डायमेंशन लिखते हैं L(t-2) अपॉन L की पावर 1, ठीक है, L की पावर 1 है, ठीक है। तो L से L कट जाएगा, ठीक है। और बार क्या हो गया कि t की पावर -2 है, और उसकी पावर क्या है, 1/2। वर्गमूल को या अंडर रूट को हमने क्या लिख दिया, 1/2, पावर 1/2, ठीक है। और ये क्या हो गया, t-1, ठीक है। ओए होए, ये तो बाहर लगाओ सर, अंदर भी लगा दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया यार, ये तो गलत आ गया क्या, देखो यार, g में मान रखा, ठीक है, g अपॉन एल, g अपॉन एल, g अपॉन एल, t की पावर -1 है, और यहाँ आ रहा है t की पावर 1 है। वही देखो, वही ये तो गलत हो गया LHS में। तो g की मान रखा t-1 है, L(t-2), और ये हो गया t की पावर -1 है। तो ये गलत क्यों हो गया, ये रिलेशन गलत तो नहीं लिख दिया, यही हुआ होगा सर, ये रिलेशन ही गलत है। तो फिर क्या है, अगर मैं इसको सही करना चाहूं तो t की पावर -1 है, और t तो सही ना, t की तो डायमेंशन t होती है ना, ठीक है। तो ये तो सही है, यही गलत हुआ है, तो इसको पलट दूं तो ये सही हो जाएगा ना। अगर मैं इसको यूं बना दूं, t की पावर -1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये t की पावर 1 हो जाएगा,
ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं घुमा देता हूँ, ठीक है। तो इसको घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा ही घुमा दूं, 1 अपॉन कर दूं ना, इसको 1 अपॉन कर दूंगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करूं, ऊपर घुमा दूं, ठीक है, इसको मैं ऊपर घुमा देता हूं, ठीक है। यानी कि ये तो गलत था भाई, ये रिलेशन तो गलत है सर, ठीक है। और इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई वर्गमूल L/G करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अपन ने इसको घुमा दिया, तो दोबारा मान रख के देख लो सर, सही आएगा अब, ठीक है। तो RHS में रखेंगे मान, ठीक है। वर्गमूल को लिख देता हूं मैं पहले ही हाफ पावर में, ठीक है, ये लिख दिया मैंने हाफ पावर में, ठीक है ना, ठीक है, हाफ पावर में लिख दिया मैंने। और L की पावर क्या है, L1 है, ठीक है। G की पावर क्या है, GTL-2 है, तो L से तो L कट गया, ठीक है। और 1 अपॉन में T की पावर -2 है, और उसकी पावर क्या हो जाएगा, -हाफ, तो -हाफ से हाफ कट गया, और ये 1/T की पावर -1 है, जो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो T की पावर 1 हो गया, और आज LHS में भी क्या आ रहा है, T की पावर 1 आ रहा है, और RHS में भी क्या आ रहा है, T की पावर 1 आ गया, तो ठीक है। तो एक तो क्या देखा हमने कि G/L जो फिजिकल रिलेशन हमने लिखा था वो गलत था, तो इसको हमने चेंज कर दिया तो सही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट में डायमेंशनल के एप्लीकेशन में हमने क्या देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे चेक करते हैं कि उसको डायमेंशनली रूप से वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। उसके हमने 4 एग्जांपल देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या यूज होते हैं, और क्या क्या यूज होते हैं डायमेंशन के, ठीक है। दूसरे एप्लीकेशन में हम जानेंगे कि कैसे न्यू रिलेशन को डिराइव करते हैं डायमेंशन की सहायता से, ठीक है। टू डिराइव न्यू रिलेशन, न्यू फिजिकल न्यू रिलेशन, ठीक है। तो न्यू रिलेशन को डिराइव करने के लिए हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर क्या होना चाहिए, डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए, या हमें वो फाइंड करनी होगी, ठीक है। मान लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं कि फोर्स डिपेंड करता है मास पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m, ठीक है। बट हमें नहीं पता कि उस किस पावर पर वो डिपेंडेंसी उसकी है, तो हमने उसकी पावर लगा दी x, ठीक है। फोर्स डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पर, बॉडी के एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है वो, पर हमें उसकी पावर पता नहीं है कि किस प्रकार से, किस पावर से वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम डिपेंडेंसी हमने लगा दी, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि F बराबर होता है K M की पावर x और A की पावर y, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने K लिया है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। अगले हम जो एप्लीकेशन है उसमें देखेंगे कि कैसे हम अगर किसी कांस्टेंट की डायमेंशन होती है तो हम फाइंड करते हैं उसकी डायमेंशन को, ठीक है। जैसे F बराबर जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन होती है, ठीक है, बट वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो सभी कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट हमने लगाया क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने देखा ना कि LHS बराबर RHS किया था, वही काम हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो F की डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 T-2, ठीक है। और M की डायमेंशन क्या होगी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि M की डायमेंशन हो जाएगी M की डायमेंशन हो जाएगी M1, और उसकी पावर ऊपर x लग रही है तो x हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो mx हो जाएगा, ठीक है। m की पावर x हो जाएगी, और उसी के मल्टीप्लीकेशन में क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था, L/T-2, और उसकी पावर क्या लग रही है, y, ठीक है। तो इधर बराबर में क्या चल रहा है हमारे, M1 L1 T-2, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा mx, ठीक है। L के ऊपर पावर y है,
तो y जुड़ जाए, y मल्टीप्लाई हो जाएगा l की पावर y हो जाएगी, ठीक है, और t माइनस वाई, तो t की भी पावर क्या हो जाएगी -2y, y मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर रहती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पावर है ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो पावर हर किसी के सिर पे बैठ जाएगी, ठीक है, तो हमने हर किसी के सिर पे बैठा दी, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हम जो m की पावर है उसको हम इक्वल कर लेंगे कि m की पावर इधर 1 है इधर x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और l की पावर इधर y 1 है और इधर क्या है y है, तो y बराबर क्या हो गया 1 हो गया, या इधर हम देख देंगे कि t की पावर क्या है -2 है और इधर क्या है t की पावर -2y है, ठीक है, तो -2 से -2 कट गया और y बराबर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या फाइंड किया कि x बराबर 1 है और y बराबर 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि f बराबर क्या होता है k m की पावर 1 होगी और a की पावर भी 1 होगी, तो यहाँ से हम देख देंगे कि k बराबर क्या होता है m गुणा a होता है, और यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट माना है यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है 1, तो f बराबर क्या आ जाता है हमारा m a, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि हमें डिपेंडेंसी हमने फाइंड करी कि f m के ऊपर डिपेंड करता है, पर हमें नहीं पता था कि किस तरीके से डिपेंड करता है, तो हमने उसकी पावर x लगा दिया, a की पावर हमने y लगा दी, और उस प्रकार से हमने फाइंड किया कि f बराबर क्या होता है m a होता है, ठीक है। एक और रिलेशन हम फाइंड करेंगे, ठीक है, एक और रिलेशन हम देखते हैं कि क्या होता है कि इस प्रकार से कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वो l लंबाई की स्ट्रिंग से टका हुआ है और ये उसका बॉब है जिसका मास m है, स्मॉल m है, और इसके ऊपर ग्रेविटेशन में है ये, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड किस प्रकार से डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो t है उसका जो टाइम पीरियड है t वो डिपेंड करता है उसके मास पर, ठीक है, तो उसकी पावर x हो जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, उसकी पावर हो जाएगी y, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके एक्सेलरेशन पर जो कि हो जाएगा स्मॉल g, और उसकी पावर हो जाएगी z, ठीक है। और इन सभी को प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हम हटाएंगे तो यहाँ पर हम लगा देंगे एक कांस्टेंट जो कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और m की पावर x और l की पावर y और ये हो जाएगा g की पावर z, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम इसे फाइंड करेंगे कि x y और z की वैल्यूज क्या है, क्योंकि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो ये इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, ठीक है, और t टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या हो जाएगा t1, ठीक है, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है t है, टाइम ही तो है ना, तो टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी t1, ठीक है। m की डायमेंशन क्या हो जाएगी m1, तो यहाँ पर x है तो m की पावर क्या हो जाएगी x mx, l क्या है लेंथ है, ठीक है, l क्या है लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी l, और उसकी पावर क्या हो जाएगी y ly, और g क्या है, g यहाँ पर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और g की डायमेंशन हो जाएगी l t-2, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी l t-2 और उसकी पावर हो जाएगी z, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा m उसकी पावर x और l जिसकी पावर y है, और एक और हम बना लेते हैं, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, l की पावर z, t की पावर 2 और ये z, ये 2 है भैया, ठीक है ना, ये 2 है, ये पहले 2 है और ये z है, ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो t1 बराबर क्या हो रहा है, t1 बराबर हो रहा है m की पावर x है, ठीक है, l की पावर y भी है और l की पावर z भी है, तो दोनों के बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी y प्लस z हो जाएगा, y प्लस z हो जाएगा ना, पावर सेम है तो यार बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है ना यार, ऐसे मत करो यार, ठीक है, 2z, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास रिलेशन हो गया x y z।
पर हम यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ टाइम की डायमेंशन है, ठीक है। तो टाइम की डायमेंशन है, इसका मतलब मास की डायमेंशन नहीं है, तो मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कि मास की डायमेंशन जो है वो जीरो है, और लेंथ की डायमेंशन है वो भी क्या है, जीरो है। किसी की पावर जीरो लगाएंगे तो ये उसका मल्टीप्लीकेशन है एक होगा ना, इसकी एम की पावर जीरो है तो कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो एम की पावर जीरो है तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर से हम कंपैरिजन करेंगे तो एक्स की पावर क्या है, जीरो है। मास की पावर क्या है, जीरो है। लेंथ की पावर है y प्लस एक्स, वाई प्लस जेड बराबर जीरो, तो y प्लस जेड बराबर जीरो है, ठीक है। y प्लस जेड बराबर जीरो है, ठीक है। और t की पावर वन है, और वन बराबर है माइनस टू जेड, ठीक है, माइनस टू जेड है। तो जेड बराबर क्या हो गया, माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। और यहाँ से इसमें वैल्यू रख देते हैं हम, ठीक है। तो y का मान आ जाएगा हमारे पास y माइनस वन टू, और y बराबर हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई हमारे पास, और x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड किया कि x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू प्लस वन है, प्लस हाफ है, और जेड की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा के एम की पावर जीरो है, एल की पावर प्लस हाफ है, और जी की पावर क्या है, माइनस हाफ है, ठीक है। यानी कि जो टाइम पीरियड है उस सिंपल पेंडुलम का वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि उस बॉब का मास कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसे हम आगे बढ़ा के लिखते हैं कि ये एम की पावर जीरो है तो ये तो वन हो जाएगा ना, ठीक है, ये तो वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। और इसे पावर हाफ है तो इसे मैं अंडर रूट में लिख देता हूँ, एल की पावर हाफ, ठीक है, अंडर रूट में लिख दिया मैंने। माइनस जी है तो अपॉन में चला जाएगा माइनस वाली पावर, ठीक है। तो मैं अपॉन में जी चला गया, और दोनों की पावर क्या है, हाफ हाफ है, ठीक है। अरे भाई सही है ना, दोनों की पावर हाफ हाफ है, ठीक है। तो टी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट के अपॉन एल अपॉन जी, ठीक है। और यहाँ पर जब हम आगे फाइंड करते हैं तो हमें प्रैक्टिकली रूप से पता है कि के की वैल्यू क्या आती है, के की वैल्यू आती है 2π, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, ठीक है। ये के की वैल्यू फाइंड करना हमारा यहाँ पर कोई एम नहीं है, ठीक है। सिर्फ बाद में हमें पता चलता है कि के की वैल्यू क्या होती है 2π, और हमारे पास फॉर्मूला बनता है अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है, अंडर रूट एल अपॉन जी। के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली रूप से हमें पता है कि के बराबर क्या होता है 2π होता है, ठीक है, एल अपॉन जी वैल्यू आई है टाइम पीरियड की किसी भी सिंपल पेंडुलम की जिसके स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, एल है, और उस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी लग रहा है, ठीक है। तो एक रिलेशन हमने ये फाइंड किया किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे नया रिलेशन फाइंड करते हैं, डायमेंशन को जानकर कैसे फाइंड करते हैं। एक तो पहले उस पर डिपेंडेंसी देखते हैं, फिर उसके बाद में उसको क्या करते हैं, हम डायमेंशनली रूप से उसको करेक्ट करवाते हैं कि डायमेंशनली रूप से वो डायमेंशनली रूप से उनकी पार्ट्स को हम कंपेयर करवाते हैं, और एक्स वाई जेड की जो हमें पता नहीं थी वो हम पता करते हैं, ठीक है। एक हम और देखते हैं कि जैसे किसी कॉलम में वाटर या लिक्विड भरा है, ठीक है, उसके ऊपर हमें प्रेशर P1 है, और इसके जो डाउन पार्ट है उस पर प्रेशर P2 है। तो P2 माइनस P1 या प्रेशर का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं वो डेल्टा P है, ठीक है, तो प्रेशर ही हुआ, तो डेल्टा P प्रेशर है, और इसकी डिपेंडेंसी हमें फाइंड करनी है, उसका रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि डेल्टा P जो है, या हम P मान लेते हैं, ठीक है, डेल्टा P प्रेशर है, वो डिपेंड करता है कि उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ठीक है, उस लिक्विड की डेंसिटी पर रो पर डिपेंड करता है, और उसकी पावर हो जाती है x, ठीक है। वो प्रेशर डिपेंड करता है उस कॉलम की जो हमने अभी बनाया था, उस कॉलम की हाइट क्या है,
उस लिक्विड कॉलम की हाइट क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एच पर डिपेंड कर रहा है तो हमने उसकी पावर ऑन लगा दी y, ठीक है। एक वो डिपेंड करता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर g पर, मान लेते हैं उसकी पावर हो जाती है z, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है और लिक्विड कॉलम की ऊंचाई पर डिपेंड कर रहा है, और किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उस लिक्विड की डेंसिटी पर, ठीक है। और अभी हम देखते हैं, इसको थोड़ा पिला लेते हैं, इसका गला सूख जाता है यार ये घिस घिस के, कि मुझे और पिलाओ 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 पिलाओ, पिलाते हैं भाई, है ना। ये बहकेगा तो नहीं ना, ओए बहना मत, ओह सॉरी बहकना मत, ठीक है। हाँ तो सर मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं कितना नहीं बेचता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे, तो P, ये चला नहीं चला, चल गया, P प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। कौन सा कांस्टेंट लगाया हमने, डायमेंशन लेस कांस्टेंट लगाया है हमने, ठीक है। उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, अगर उसकी डायमेंशन होगी तो हम डायमेंशन फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, डिपेंडेंसी फाइंड नहीं कर पाएंगे। अरे चलो छोड़ो, ठीक है। हमने पहले बता दिया कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट लगाया है, ठीक है। रो लगा रहे हैं हम, रो की पावर x है और h की पावर y है और g की पावर z है, ठीक है। और प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर की हम क्या फाइंड करें, ठीक है, डायमेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स लग रहा है किस पर, यूनिट एरिया पर, ठीक है, फोर्स अपॉन ए। तो फोर्स की हमें क्या बताती है, डायमेंशन पता है m1 L1 T-2, और एरिया की क्या होती है L की पावर 2, तो ठीक है, T L की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो m L -2 और T की पावर क्या होगी 2, ठीक है। तो m की पावर क्या होगी L1 T-1 T-2, ठीक है। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या आई हमारे पास, m1 L-1 T-2, ठीक है। और k की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी ना, क्योंकि ये तो क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है। रो क्या है, रो होती है मास डेंसिटी है, किसकी है मास डेंसिटी, लिक्विड की मास डेंसिटी है, तो ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या होता है, मास की डेंसिटी सॉरी डायमेंशन क्या होती है m1, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगी L3, ठीक है। तो ये क्या हो गया m1 L-3, ठीक है। तो डेंसिटी की डायमेंशन लिख देते हैं, ठीक है। तो m1 L-3 और उसकी पावर क्या है x, ठीक है, हो गया x। और h क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन y, ठीक है। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है तो उसकी डायमेंशन क्या होता है L-T-2 और z, ठीक है। ये 2 है भैया, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो z हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटा दूं, कोई वो गिर गया, बैठ गया ज्यादा ही, अरे मत बैठ गया यार, क्या करता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर x, ठीक है, t की पावर -3x, l की पावर y, ये सभी मल्टीप्लाई में है, l की पावर z, t की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। तो क्या हो गया m1 L-1 T-2, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा m और उसकी पावर x और l की पावर क्या है, सभी के बेस सेम है तो जुड़ जाएगी -3x प्लस y प्लस z, ठीक है। और t की पावर क्या हो जाएगी -2z, ठीक है। और इसको इनकी हम डायमेंशन की पावर को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो m की पावर 1 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और पहले छोटी छोटी कर लेते हैं, तो -2 पावर है, t की पावर -2 है और t की पावर क्या है -2z है, तो -2z है, तो -2 से 2 कट जाएगा और z बराबर क्या क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है।
और इधर है -3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है -1। ठीक है, तो वैल्यूज रख देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा -3, 1 रख दिया, प्लस का वाई, वाई हमें पता नहीं है, और जेड बराबर हो जाएगा 1। तो ये हो गया 1 -1 3, ये हो जाएगा -2 बराबर -1, ये इधर आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा +1, और सभी की वैल्यू 1 1 आ गई, x y और z। ठीक है, सभी की वैल्यू 1 1 आ गई, तो क्या रख दूं? ठीक है, इसमें रख देता हूँ 1 1। तो ये क्या हो गया यार, ये तो के रो की वैल्यू भी 1 है, और h की वैल्यू भी 1 है, और g की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो प्रेशर किस पर? रो पर भी पावर 1 से डिपेंड करता है, h पर भी पावर 1 से डिपेंड करता है, और g पर भी पावर 1 से डिपेंड करता है। ठीक है, और k की वैल्यू यहाँ पर होती है 1। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली रूप से पता है कि k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि p बराबर क्या होता है, रो g और h। ठीक है, रो g और h, g को मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? लिक्विड की डेंसिटी पर। ठीक है, उसके ऊपर लग रहा है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पर, और उसकी हाइट क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे नए रिलेशन को डिराइव करते हैं डायमेंशन की सहायता से। ठीक है, अभी हमने देखा कि नए रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं डायमेंशन की सहायता से। ठीक है, जिसमें हमारे पास आया था कि हम एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट को एज्यूम करते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, उनकी एक्सपेरिमेंटली रूप से जिस रिलेशन में जो लगता है वो हमें पता था, तो हमने बता दिया कि के की मान कहीं 2 पाई है, कहीं 1 है। ठीक है, बट वहां पे हमने के को क्या लिया था, डायमेंशनलेस लिया था। ठीक है, बट हर जगह पर कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस नहीं होता है। ठीक है, तो हम डायमेंशन की सहायता से उसकी डायमेंशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है हमारा कि क्या करना, फाइंड करना किसकी डायमेंशन सॉरी कांस्टेंट की, किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करना। ठीक है, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट या कोफिशिएंट और कोफिशिएंट। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की या कोफिशिएंट की डायमेंशन फाइंड करना। ठीक है, सबसे पहले जिसको सबसे ज्यादा जानते हैं उसी पर बात करते हैं कि F बराबर कोई भी मास दूसरे मास पर फोर्स लगाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r की पावर 2। ठीक है, जहां पर G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो G की डायमेंशन फाइंड करनी है हमें, तो G बराबर हम लिख देंगे इस प्रकार से, G लिख दिया हमने, और ये क्या हो जाएगा, F r की पावर 2 और अपॉन हो जाएगा m1 और m2। ठीक है, तो यहां से हम इनकी डायमेंशन लिख देते, तो G की डायमेंशन फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो F की डायमेंशन क्या होती है भाई, m1 l1 t-2। ठीक है, r क्या है, लेंथ है, r क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l1, पर उसके ऊपर क्या लग रही है, पावर 2 लग रही है, तो l की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, बाहर लगा देते हैं, अंदर चला जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। m क्या है, मास है, और दूसरा m2 भी क्या है, मास है, तो उसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1। ठीक है, और एक m1 से एक m1 काट दें, क्या हुआ, एक m से एक m1 काट देना, कट जाएगा ना, ठीक है ना, तो ठीक है काट देते हैं, कट गया। ठीक है, कोई गलत तो नहीं हो गया, नहीं हुआ। यहाँ पे m1 आता है, l1 आता है, t-2 आता है। ठीक है, t की पावर 2 हो गया। ठीक है, m की पावर 1 है,
m1 है तो उसकी भी डायमेंशन m हो जाएगी, m2 की डायमेंशन भी m हो जाएगी, ठीक है। और एक m से हमने एक m काट दिया, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m ऊपर चला जाएगा तो m की पावर हो जाएगी -1, t की पावर 1 हो जाएगा, t की पावर 2 हो जाएगा, तो t की l की पावर हो जाएगा +3 और t की पावर हो जाएगी -2, ठीक है। तो g की वैल्यू क्या आई, m-1, l की पावर 3, t की पावर -2, m1 l1 t-2, और ये हो गया, इसमें पावर जुड़ गए तो g की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आई, m1 m-1 l की पावर 3 t-2, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़े, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो हमने कैसे फाइंड करी थी ये, ठीक है। दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं कि E बराबर क्या होता है, किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है h न्यू, जहाँ पर न्यू क्या है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, और E एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन लिख देंगे। h क्या है, h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है T इनवर्स, और एनर्जी है, एनर्जी वर्क होता है, और वर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l2 t-2, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाएगी T इनवर्स t-1, T इनवर्स बोलो या t-1 बोलो, ठीक है। तो t-1 ऊपर चला जाएगा तो t+1 हो जाएगा, तो डायमेंशन हो जाएगी m1 l2 t-1, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और t l2 t-2, ठीक है। बोलो भाई, ठीक है कि नहीं है, m-l-t-2 सही है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक हम केमिस्ट्री में भी हमारे बहुत काम का आता है, और इसमें जो थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे हम या थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे हम, उसमें हमारे पास काम आएगा, जो आइडल गैस इक्वेशन है उसके लिए होता है PV = nRT, जहाँ पर R क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, इसका हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा R = PV अपॉन NT, जहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर की डायमेंशन होती है थीटा 1 डायमेंशन होती है टेम्परेचर की, ठीक है। और P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन होगी फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा m1, ठीक है। L की पावर 2 ऊपर जाएगी तो l-1 t-2, ठीक है। ये हो गई फोर्स की डायमेंशन, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगी L की पावर 3, ठीक है। और n क्या है, मोल है, तो मोल की डायमेंशन हो जाएगी मोल की पावर 1, ठीक है। ये मान इसमें रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा m1 l-1 t-2, ठीक है। फोर्स खत्म हो गया, और ये हो गया L की पावर 3, ठीक है, L की पावर 3, ठीक है। और इसमें रख देंगे हम मोल की पावर 1, ठीक है, और थीटा की पावर 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डायमेंशन आ गई, किसकी डायमेंशन आ गई हमारे पास, ये डायमेंशन आ गई m1, L की पावर जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी L की पावर 2, T की पावर -2, मोल की पावर -1, और थीटा की पावर भी -1, ठीक है। इस प्रकार से गैस कांस्टेंट R की हमने डायमेंशन फाइंड करी है। तो हमने जो तीसरा एप्लीकेशन देखा है किसी भी डायमेंशन का, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी कांस्टेंट जो डायमेंशन लेस नहीं है उसकी हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसकी डायमेंशन फाइंड करी हमने, किसी भी डायमेंशन लेस
सॉरी किसकी डायमेंशन फाइंड करी हमने, कोई भी ऐसा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन है उसकी हमने डायमेंशन फाइंड करी है। अब हम फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं डायमेंशन का। तो फोर्थ एप्लीकेशन है कि हम डायमेंशन की सहायता से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ही नहीं कि देखते हैं क्या कि क्या करना है, फाइंड द यूनिट्स ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कि टू फाइंड द यूनिट्स, फाइंड द यूनिट्स, किसकी यूनिट्स फाइंड करती हैं, यूनिट्स फाइंड करनी, किसकी यूनिट फाइंड करनी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी की, जो ठीक है गिवन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे वेलोसिटी है वहीं से शुरू करते हैं। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ठीक है, तो हमें सी जी एस में फाइंड करनी है, मान लेते हैं कि इन सी जी एस क्या होता है, सी जी एस। ठीक है, तो सी जी एस में लेंथ क्या होती है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी पावर क्या है, वन। ठीक है, और सीजीएस में सेकंड टाइम क्या होता है सेकंड में, और उसकी पावर क्या है, माइनस वन। ठीक है, तो सेंटीमीटर और सेकंड, और इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, अपॉन है। ठीक है, माइनस वन की पावर को बटे में ले गए ना। ठीक है, तो हो गए सेकंड। अगर एम के एस में बोलता तो हम क्या लिख देते, एम के एस या ऐसा यूनिट। ठीक है, उसमें क्या होता है, लेंथ किस में होती है, मीटर में, तो मीटर की पावर वन है, क्योंकि यहाँ पे भी तो क्या है, लेंथ में क्या है, एल की पावर वन है, तो मीटर की पावर वन हो गई। लेंथ की जगह पे मीटर लिख दिया, लेंथ को मीटर में नाप लिया ना यार, लेंथ को मीटर में नाप लिया और टाइम को सेकंड में नाप लिया, तो क्या हो गया, एम वन सेकेंड की पावर माइनस वन, और उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी को भी ले लो यार, क्या कुछ भी ले लो यार, फोर्स ले लो। ठीक है, फोर्स में एफ एम वन एल वन टी माइनस टू। ठीक है, एफ वन एम वन एल वन टी माइनस टू। ठीक है, तो इन सी जी एस में क्या बोलेंगे कि हमें क्या दे रखी है कि हमें फोर्स की यूनिट्स याद करनी है, किसमें, सी जी एस में, तो हमें उसकी डायमेंशन पता है। ठीक है, तो मास के लिए मैं लिख दूंगा कि सी जी एस में मास को ग्राम में फाइंड करते हैं, तो ग्राम की पावर वन हो गया, और लेंथ को सेंटीमीटर में करते हैं तो लेंथ को सेंटीमीटर में होगा, और टाइम को सेकंड को इसमें लेते हैं सेकंड में, तो ये क्या होगा, ग्राम की पावर वन, सेंटीमीटर की पावर वन, सेकंड की पावर माइनस टू। या इसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्राम गुणा सेंटीमीटर और अपॉन सेकंड की पावर टू, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। ये वो डाइन नहीं है जो डराती है तुम्हें रातों में या दिन में तो नहीं डराती। ठीक है, दिन में नहीं डरानी चाहिए, रात में तो चलता है। ठीक है, नहीं चले कोई बात नहीं, ये वाला सीख लेंगे ना तो नहीं डरेंगे। ठीक है, ओए वैसे बच्ची नहीं, तो ग्राम अपॉन सेकंड होगा, तो एम के एस में क्या करोगे, एम के एस में वही एम के एस या सी एस आई में, तो ग्राम को केजी में ले लेंगे। ठीक है, मास को केजी में ले लिए, लेंथ को किस में ले लेंगे, मीटर में। ठीक है, और सेकंड तो उसी में है, टाइम तो सेकंड में है ही सही, तीनों यूनिट्स में, तो इसको क्या बोल देंगे हम, केजी मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अपॉन में लगाया ना मैं, सेकंड की पावर माइनस टू थी ना यार, पावर के बीच में जब बच्चे ना करने का, तो केजी अपॉन अपॉन सेकंड की पावर टू। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है, तो ये न्यूटन में हो गया और ये हो गया। तो ठीक है, हमने क्या किया, फाइंड करा किसको, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स फाइंड करिए। कैसे फाइंड करिए, पहले डायमेंशन पता थी, फिर उसको डायमेंशन को हमने, लेंथ है तो उसे हम किस में फाइंड कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, सीजीएस में ले रहे हैं तो लेंथ को हम सेंटीमीटर में, तो उसकी पावर वन लगा दी, सेकंड में टाइम को ले रहे हैं तो उसकी पावर माइनस वन लगा दी। ऐसे करके हमने इसको यूनिट्स को फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया ना है, हमारे पास क्या थी, उसकी डायमेंशन थी, और डायमेंशन पता है तो हम उसकी यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा अंतिम क्या है, हमारा अंतिम है एप्लीकेशन किसका, डायमेंशन का। हमारा अंतिम एप्लीकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि क्या करेंगे, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करवा देंगे। कैसे चेंज करवाएंगे भाई, तो ये है अंतिम हमारा एप्लीकेशन कि टू चेंज द यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम। ठीक है, अरे यार छोड़ो ना, सिस्टम। ठीक है,
एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करना है। किसका? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने दे रखा है तो उसका हम यूनिट सिस्टम चेंज करवा देंगे, ठीक है। और कैसे चेंज करवाओगे भाई सर? ठीक है, तो क्या होता है कि एन और यू का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये एन यू क्या है सर? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक उसकी यूनिट्स होती है, ठीक है। कि जैसे कोई भी बॉडी है वो 1 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, ठीक है। तो एक क्या हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 हुआ, 2 हुआ, 2 मीटर पर सेकंड हो गया, 3 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये तो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये तो गया है ना। और ये क्या है? ये मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो ये क्या हो जाती है? उसकी यूनिट्स हो जाती है। तो एन और यू है, ठीक है। एन और यू आ गए समझ में सर। तो कांस्टेंट कैसे है सर? कांस्टेंट बताओ आप मुझे। ये बताओ कि मैं दुकान पे गया 1 किलो शक्कर लेने, ठीक है, ठीक है। 1 किलो शक्कर लेने गया मैं दुकान पे, ठीक है। मास लेने जा रहा हूँ, मास शुगर लेने जा रहा हूँ मैं, 1 kg शुगर लेके आया मैं, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 है, n1 है, ठीक है। n1 की वैल्यू 1 है, u1 kg में है, ठीक है। u1 kg में, ठीक है। आप मुझे बताओ कि मैं आपसे यूँ कहूँ कि मैं 1 kg शक्कर लाया, 1 kg शुगर लाया, या मैं ये कहूँ 1000 ग्राम में शुगर लेके आया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई n2, ये क्या हो गई u2, ठीक है। 1000 ग्राम शुगर लाया या 1 किलो शुगर लाया, शुगर तो कांस्टेंट है ना, शुगर चेंज हो गई क्या? शुगर तो सेम ही है ना, है तो क्वांटिटी तो वही है, कांस्टेंट क्या है? हमने यूनिट्स को चेंज किया तो नंबर चेंज हो गया, नंबर को चेंज करें तो यूनिट चेंज हो जाए, बट जो बॉडी थी या जो मास था वो तो वही रहा ना। शुगर तो 1 किलो ही रही ना, या 1000 ग्राम ही रही ना शुगर। तो यूनिट चेंज होने से शुगर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, शुगर तो चेंज नहीं हुई ना। तो वही कह रहा जा रहा है कि भाई आप यूनिट चेंज करो या नंबर चेंज करो, एन और यू का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह दूं कि n1 u1 बराबर होता है n2 u2, ठीक है। इसका क्या करेंगे सर? ठीक है, बताते हैं। फोर्स के लिए लिख देते हैं हम कि जैसे 1025 न्यूटन को हमें डाइन में चेंज करना है, ठीक है। कितने डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा फोर्थ पॉइंट में कि कैसे यदि डायमेंशन हमें पता है तो यूनिट्स कैसे लिखते हैं, तो ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 1 का रिलेशन ज्ञात कर लेंगे, और 1 1 का रिलेशन यदि हमने फाइंड कर लिया तो 1025 न्यूटन का मान भी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो फोर्स है, ये फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन होती है, क्या डायमेंशन होती है? m1 l1 t-2, ठीक है। ये डायमेंशन होती है, ठीक है। तो न्यूटन में हमें वैल्यू दे रखी है, तो न्यूटन का लिखते हैं हम कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो मास में न्यूटन सिस्टम में, यूनिट सिस्टम में लिखते हैं हम कि केजी में होता है मास, उसकी पावर 1, मीटर में होती है उसकी लेंथ, और सेकंड में और उसकी पावर, सेकंड में टाइम होता है, उसकी पावर -2 है, ठीक है। डाइन में हमें फाइंड करना है, तो 1 डाइन बराबर क्या होता है? मास उसमें ग्राम में होता है, ठीक है, ग्राम में ले लिया। लेंथ उसमें सेंटीमीटर में होती है, सेंटीमीटर में ले ली, ठीक है। टाइम उसमें सेकंड में ही होता है, तो सेकंड में ले लिया, ठीक है। 1 1 का रिलेशन ज्ञात करने के लिए 1 न्यूटन बराबर ये होता है, 1 डाइन बराबर ये होता है। यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 1 1 का रिलेशन हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन, ठीक है, केजी अपॉन ग्राम, ठीक है, उसकी पावर 1 है। मीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है, उसकी पावर 1 है। सेकेंड अपॉन सेकेंड, जिसकी पावर क्या है? -2 है, ठीक है। तो केजी को हम चेंज कर देंगे 1000 ग्राम में, अपॉन ग्राम है, ठीक है। और मीटर को हम चेंज कर देंगे 100 सेंटीमीटर में, और उसकी वैल्यू क्या है? उसकी पावर क्या है? 1 1 है, ठीक है। सेकेंड अपॉन सेकेंड है, ठीक है, और उसकी पावर क्या है? -2, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम? ग्राम से ग्राम काट दें, भाई काट दो, भाई काट दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिया, सेकंड से सेकंड काट दिया, 1 हो जाएगा, ये 1, क्योंकि -1 की पावर, सॉरी 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, ठीक है। 100 की पावर 1 तो 100 आ जाएगा, गुणा, और 1000 की पावर 1 है तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा? 10 की पावर 5, तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन बराबर क्या है? 10 की पावर 5, ठीक है, 10 की पावर 5, ठीक है। 1 अपॉन 1 न्यूटन बराबर क्या है? 10 की पावर 5, हटा दो, इसको हटा दो। 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन बराबर आएगा 10 की पावर 5,
10 की पावर 5, ठीक है, 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया, 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है, क्योंकि एक डाइन को 10 की पावर 5 डाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। अब एक डाइन बराबर निकालना है तो इसको बटे में ले जाता हूँ मैं, तो ये होगा 1/10 की पावर 5 न्यूटन। तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक डाइन बराबर क्या होगा, 10 की पावर -5 न्यूटन, ठीक है। अब न्यूटन में हमें दे रखा है तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। कैसे चेंज करूंगा, 1025 न्यूटन, तो 1025 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1025 गुणा 1 न्यूटन लिख सकता हूँ क्या, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, 1025 लिख दिया। ओए होए, 1 न्यूटन को क्या लिख दूँ, 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। तो डाइन में चेंज हो गया, ओए डाइन में चेंज हो गया। 1025 न्यूटन बराबर क्या हो गया, बराबर क्या हो गया, 1025 गुणा 10 की पावर 5 डाइन। 1025 न्यूटन बराबर हो गया 1025 इंटू 10 की पावर 5 डाइन। अब आप मुझे ये बताओ कि फोर्स तो पहले भी 1025 न्यूटन ही था ना, बस यूनिट चेंज करिए ना, तो नंबर चेंज हुआ नहीं हुआ, हो गया, यूनिट भी चेंज हो गई। नंबर पहले ये था और यूनिट ये थी, तो मैंने वही लिखा ना कि यूनिट और नंबर चेंज हो जाए या यूनिट और नंबर चेंज हो जाए। फोर्स तो पहले भी उतना ही लग रहा था ना, तो उतना ही लग रहा है ना फोर्स तो अभी भी, तो फोर्स कांस्टेंट रहा ना, तो तभी तो कहा था कि एन और यू कुछ भी हो जाए, 1 U1 हो जाए, N2 U2 हो जाए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ यूनिट और मेजरमेंट का तरीका चेंज किया है हमने, ठीक है। तो आज के एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि किसी भी फिजिकल रिलेशन को हम कैसे बताएंगे कि वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। दूसरे में हमने सीखा, चलते रहे ना भैया, हाँ चल रहा है, ठीक है। दूसरे में हमने बताया कि क्या करते हैं, नया रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं यदि अपनी डिपेंडेंसी को फाइंड करना है। जैसे फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा था, हमें पता नहीं था, तो हमने पावर x ले ली और उसके बाद में a पर हमने पावर y लगा दी और x और y की वैल्यू हमने डायमेंशन निकाल के फाइंड कर ली है, ठीक है। और उसी में हमने एक कांस्टेंट रखा था जो डायमेंशन लेस था, तो उसकी तो डायमेंशन नहीं थी। पर तीसरे पॉइंट में हमें पता चला कि यदि डायमेंशन वाले कांस्टेंट हो तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन वाले कांस्टेंट की वैल्यू हमने तीसरे पॉइंट में फाइंड करी है कि उसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करी कि जो फॉर्मूला था उसमें डायमेंशन कांस्टेंट को एक साइड में निकाल लिया और बाकी के हमने डायमेंशन रख दी तो उसकी डायमेंशन फाइंड हो गई, ठीक है। फोर्थ में हमने क्या किया, फोर्थ में हमने अगर हमें डायमेंशन पता है तो हम उसका यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फाइंड किया, डायमेंशन पता थी तो उसको एम के एस में जो न्यूटन है तो उसमें उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड की पावर 2, ठीक है। तो डायमेंशन हमें पता है तो यूनिट हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे फिफ्थ में आ गए हम कि अगर एक यूनिट सिस्टम में आपको पता है तो दूसरे में पता कर सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो यदि हम 1 1 का रिलेशन फाइंड कर ले तो हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने डायमेंशन लिखी, डायमेंशन से हमने एक यूनिट सिस्टम में लिखा, 1 न्यूटन का मान लिखा, फिर उसमें हमने दूसरा यूनिट सिस्टम का वैल्यू लिखी और उसको हमने डिवाइड कर दिया और 1 1 का रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। 1 1 का रिलेशन फाइंड करने के बाद में हमने जो वैल्यू हमें दी गई थी उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इतना सही था कि एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो आगे के शायद हाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे का हम एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पीवाई के क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें नीट के IIT JEE के क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम आगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।